तो आप लोगों ने नोटिस किया है एमसीयू में जब भी कोई बड़ा थ्रेट आने वाला होता है तो उसका सेटअप बड़ा ही क्वाइटली किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में जो डायरेक्टली डूम्सडे मूवी को सेटअप करते हैं। नंबर 1, सांची का पोस्ट क्रेडिट सीन। ये एक्चुअली सबसे अर्ली सेटअप था डूम्सडे मूवी का, और ये तब की बात है जब ना कैंग अनाउंस हुआ था ना डॉक्टर डूम। इस सीन में हम देखते हैं कि सांची मिलता है ब्रूस बैनर, कैप्टन मार्वल और वोंग से। ये लोग 10 रिंग को एनालाइज कर रहे होते हैं, वो रिंग जो सांची को इनसेन पावर देते हैं। और तब एक शॉकिंग रिवील होता है, ये रिंग सिग्नल भेज रही हैं। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि रिंग्स कितनी पावरफुल हैं, असली सवाल ये है कि सिग्नल जा कहाँ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट किसे जा रहा है। वोंग कंफर्म करता है कि ये रिंग्स अर्थ की नहीं है। ब्रूस बैनर को भी समझ नहीं आता है कि ये किस चीज़ से बनी है, और कैप्टन मार्वल भी कंफर्म करती है कि उसने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। मतलब सिंपल वर्ड में ये टेक्नोलॉजी अननोन है और शायद डेंजरस भी। अब मूवीज़ में इनका ओरिजिन रिवील नहीं हुआ है, लेकिन कॉमिक्स में ये मकलॉन्स नाम के एलियन के रेस से जुड़ी हुई हैं, और ज़्यादा चांसेस है कि एमसीयू में ये ओरिजिन चेंज हो जाए। लेकिन एक चीज़ फिक्स है, ये रिंग्स किसी बड़े कनेक्शन की तरफ हिंट कर रही हैं, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है, बस ओपनली रिवील नहीं हुआ है अभी तक। और यहीं से डूम्सडे का सेटअप स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सिर्फ रिंग्स के बारे में नहीं है, ये एक टीम बिल्ड कर रहा है। सांची, वोंग, कैप्टन अमेरिका, ब्रूस बैनर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे नाम ऑलरेडी कन्फर्म्ड हो चुके हैं डूम्सडे के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, मतलब ये लोग सैम विल्सन की एवेंजर्स की टीम का पार्ट बन सकते हैं। और ये सीन सिर्फ रिंग्स को सेटअप नहीं करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अवेंजर्स एंड गेम के बाद जब अवेंजर्स डिसबैंड हो गए तो भी वो आपस में जुड़े हुए हैं। वो एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बस एक थ्रेट की देरी है और वो फिर से कंबाइन हो जाएंगे। और इस रूमर पे मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि हाल ही में एक रूमर आया था कि डॉक्टर डूम अलग अलग यूनिवर्स में जाकर के पावरफुल आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम सांची के 10 रिंग्स और कैप्टन मार्वल के बैंगल्स का आया था। और अगर ये रूमर सच है तो सोचो, सांची सिर्फ एक हीरो नहीं, एक टारगेट बन जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे ही हिडन कनेक्शन, डीप ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप कर लेना। अब आते हैं दी मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन पर। ये सीन जेन्युइनली मैसिव है। मूवी के एंड में मोनिका रैम्बो इनकर्जन को रोकने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करती है। वो रियलिटी के टियर को क्लोज करती है और 2 यूनिवर्स को कोलाइड करने से रोकती है, लेकिन खुद वो दूसरी साइड फंस जाती है। और जब वो आंखें खोलती है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर होती है और उसकी माँ उसके पास बैठी होती है। पर ट्विस्ट ये है, वो उसकी माँ नहीं है, वो एक वेरिएंट है, मारिया रैम्बो। लेकिन इस यूनिवर्स में वो एक पायलट नहीं बल्कि सुपर हीरो है जिसका नाम है बाइनरी। और फिर एंट्री होती है बीस्ट की। ये ओरिजिनल एक्समैन वाला बीस्ट है। यहाँ एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि एक्समैन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एमसीयू में, बस वो अलग यूनिवर्स में रहते हैं। और मोनिका बन जाती है इन दोनों यूनिवर्स के बीच का ब्रिज। अर्थ 616 और एक्समैन यूनिवर्स के बीच का कनेक्शन बन जाती है एक तरीके से मोनिका। और यही कनेक्शन फ्यूचर में काम आएगा, क्योंकि अगर यूनिवर्स कनेक्ट हो रहे हैं तो कोलाइजन भी होगा, और ये डायरेक्टली डूम्सडे को सेटअप करता है। और यहाँ से गेम चेंज होता है, क्योंकि यहीं से इनकर्जन स्टार्ट होगा। और इनकर्जन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डूम्सडे के लिए आप सबको मालूम है, क्योंकि ये एक्समैन का एंट्री पॉइंट है पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। मोनिका अभी भी वहीं फंसी हुई है, मतलब इस स्टोरी का पे ऑफ अभी बाकी है, जो कि डूम्सडे में हमें मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा। अब आते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन पर। पहली बार देखने पे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल और वेग लगता है, लेकिन जब आप एनालाइज करते हो तब समझ आता है ये एक बहुत बड़ा हिंट है। यहाँ सैम विल्सन मिलता है लीडर से। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और फ्यूचर को कैलकुलेट कर सकता है। कुछ आप इसको इस तरीके से देख सकते हो जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, वो फ्यूचर देखते हैं पर ये कैलकुलेट करता है। एक तरीके से वो ऑलरेडी देख चुका है कि क्या होने वाला है, और वो सैम को वार्निंग भी देता है। अब ये पोस्ट क्रेडिट सीन सैम की पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उससे बहुत सारी बातें बोलता है, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊँ तो उसका मतलब आता है कि तुम्हें लगता है कि ये एक दुनिया है, जबकि ऐसा नहीं है, अदर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर अदर्स वर्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदर्स का मतलब एक नहीं बल्कि मल्टीपल। वैसे रूमर आए थे कि ये इल्यूमिनाटी की बात हो रही है, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखने को मिले थे, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। और ये पहली बार था जब सैम मल्टीवर्स के बारे में जानता है। अब तक वो अर्थ 616 के थ्रेट से लड़ रहा होता है, नॉर्मल फाइट कर रहा होता है, लेकिन अब वो रियल फाइट शुरू करने वाला है। और यहीं पर सैम का डूम्सडे मूवी का आर्क सेटअप होता है। उसे रियलाइज होता है कि उसे जल्द से जल्द अवेंजर्स टीम को असेंबल करना होगा, क्योंकि अदर्स आ रहे हैं। अब आते हैं थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन पे। ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन है, क्योंकि इसे रूसो ब्रदर्स ने खुद डायरेक्ट किया है डूम्सडे के सेट पे, और प्रोबेबिलिटी है कि ये डूम्सडे का ओपनिंग सीन हो सकता है। यहाँ पर हमें मूवी के 14 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ कॉमेडी गैग्स भी होते हैं। न्यू अवेंजर्स टीम बन चुकी है, जो कि अब अवेंजर्स टावर में रहती है, जिसका नाम है वॉच टावर। उनका खुद का अपना सूट है, उनका खुद का ब्रांडिंग हो चुका है, और वो सैम विल्सन से लड़ रहे हैं लीगल बैटल में अवेंजर्स नाम के लिए। तभी अलार्म बजता है कि स्पेस शिप अर्थ के ऑर्बिट में एंट्री करती है, और जब वो लोग उसे देखते हैं तो पता चलता है कि ये फैंटास्टिक फोर का शिप है, जो कि दूसरे यूनिवर्स से अर्थ 616 में आए हैं। और यही मोमेंट है जहां सब कुछ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट है जहां से सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है। अब इसको याद रखना, इसके बारे में आगे बताता हूँ। अब आते हैं फैंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन पर। मूवी का एंड काफ़ी हैप्पी होता है, लेकिन मिड क्रेडिट सीन पूरे टोन को चेंज कर देता है। सू स्टॉर्म अपने बेटे फ्रैंकलिन के साथ होती है। फ्रैंकलिन एक रियलिटी वॉर्पर है,
जो कि आप लोगों को पता ही होगा, वो रियलिटी को डिस्ट्रॉय और बना सकता है। और तभी रूम में एक अननोन फिगर आता है, क्लोक्ड, साइलेंट, और वो अपना मास्क उतारता है। हालांकि हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें ये समझ में आ जाता है कि वो डॉक्टर डूम है। और फ्रैंकलिन उसे देखकर डरता नहीं है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट है। अब सवाल ये है कि डूम यहाँ पर क्यों आया है। आंसर सिंपल है, पावर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डूम की एक पावर है कि वो दूसरे सुपर हीरोज़ की पावर को अपने अंदर ले सकता है। हो सकता है कि वो यहाँ पर फ्रैंकलिन की पावर लेने आया हो, क्योंकि ये पावर उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए। इसी से वो बैटल वर्ल्ड बनाएगा। और अगर डूम को ये पावर मिल गई तो वो एक विलन नहीं रहेगा, बल्कि मल्टीवर्स का रूलर बन जाएगा। और यहाँ से क्लियर हो जाता है कि डूम सिर्फ अटैक नहीं करना चाहता, वो सबको कंट्रोल करना चाहता है। और हो सकता है कि यहीं से वो फ्रैंकलिन को किडनैप करके अलग अलग यूनिवर्स में ले जाए और उसी के पीछे पीछे फैंटास्टिक फोर की टीम आए। जो हमने शिप देखी थी थंडरबोल्ट मूवी के लास्ट में, ये वही फैंटास्टिक फोर की शिप है जो लोग फ्रैंकलिन को ढूंढने आए हैं। और जैसा कि हमने ऑलरेडी अवेंजर्स डूम्सडे के टीजर में देख लिया है कि फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 में आ चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सीन के बारे में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे के लिए। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ये डायरेक्टली डूम्सडे को सेटअप नहीं करती, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, इनकर्जेंस। जब दो यूनिवर्स टकराते हैं और दोनों डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन अगर एक यूनिवर्स के लोग दूसरे को मार दें तो एक यूनिवर्स बच जाएगा। यह तो आपको पता ही होगा। यही सीक्रेट वॉर्स का बेस है। तो ये सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी मूवी ही इंपॉर्टेंट है डूम्सडे के लिए। अब हम आते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी पे। ये मूवी हमें वॉइड दिखाती है और रूमर्स के अकॉर्डिंग डूम इसी वॉइड का यूज़ करेगा। मतलब कॉमिक्स की तरह डूम बचे हुए चीज़ों का इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन एक अलग से यूनिवर्स नहीं बनाएगा, बल्कि वॉइड में ही सभी लोगों को जिंदा करेगा वापस से और उस पर रूल करेगा। और अब फाइनली बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सीन की, लोकी का सीजन 2 का फिनाले, जहाँ पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि लोकी सारी टाइमलाइन को होल्ड करता है और उन्हें अलाइव रखता है। और लोकी उसे एक मल्टीवर्स ट्री का रूप देता है। और सबको पता है कि अगर वो हटा तो मल्टीवर्स पूरा कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा ये नहीं कर सकता। एक न एक पॉइंट आएगा जब वो कमज़ोर होगा। अगर वो नहीं होता है तो डूम उसे मजबूर कर देगा। और जैसे ही वहाँ से लोकी हटा या फिर कोई भी गड़बड़ी हुई, मल्टीवर्स कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा। लोकी का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल होने वाला है डूम्सडे में। भले ही वो पूरे टाइम स्क्रीन पे न दिखे, पर वो सबको गाइड ज़रूर करेगा अपने प्रोजेक्शन के रूप में, जैसे वो हमेशा से करता आया है। तो अब तुमने देख लिया, ये सब सीन रैंडम नहीं थे। ये सब डूम्सडे को बिल्ड कर रहे हैं और डूम्सडे बस उसका रिजल्ट होने वाला है। अगर तुम्हें ऐसे ही डीप कनेक्शंस और एमसीयू के हिडन डिटेल्स देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लो। चैनल नया है लेकिन कंटेंट भी रेगुलर आएंगे और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।